अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम कमिश्नर बिबाडा। जी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल जो है उर्दू की पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में गाइड करूंगी कि हर क्वेश्चन की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितनी लेंथ पे आपको पूरे मार्क्स मिलते हैं और किस चीज़ के कितने नंबर होते हैं। मुकम्मल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बताऊँगी। इसके अलावा जोन सा है इसके लिए बेस्ट बुक भी बताऊंगी कि कौन सी बेस्ट बुक है जिसमें आपको पास्ट पेपर भी मिल जाएंगे। इसके अलावा साथ साथ ढेर सारी जोन सी हैं कोटेशंस भी मिल जाएंगी। अक्सर स्टूडेंट को कोटेशन का मसला होता है तो उस बुक में कोटेशंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके अलावा आपको हर क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने का तरीका भी बताया गया है और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी उस बुक में डिटेल के साथ आपको बताई गई है। बहुत ही बेहतरीन बुक है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुद भी उर्दू में 90+ मार्क्स गेन कर चुकी हूँ और इसके अलावा जो मेरा भाई जिसने बोर्ड में टॉप किया था उसने भी यही बुक यूज़ की थी और अपने स्टूडेंट को भी मैं यही बुक यूज़ करवा रही हूँ। तो बात करें अगर हम पेपर की प्रेजेंटेशन की, तो स्टूडेंट सेकंड ईयर के जो उर्दू पेपर है वो 100 नंबर का होता है। क्वेश्चन नंबर 1 होता है मरूज़ी का और वो 20 नंबर की मरूज़ी होती है जिसमें 20 में से 20 मार्क्स आप गेन कर सकते हैं। और अगर आप मरूज़ी की बेस्ट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप पास्ट पेपर को कंसल्ट करें, उनको देखें, वहाँ से तैयारी करें। सारी की सारी मरूज़ी वहाँ से होती है, कोई भी जो सा है MCQs बाहर से नहीं होता। पास्ट पेपर को अच्छे तरीके से कर लें, 20 से 20 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, वो है नज़म के अशार की तशरीह। नज़म के अशार की तशरीह होती है 10 नंबर की। 2 शेर आते हैं, दोनों के दोनों की तशरीह आपने करनी होती है। 10 नंबर में से 1 नंबर होता है शायर के नाम का और उसके बाद जो दूसरा नंबर होता है वो नज़म के इनवान का होता है और 8 नंबर जो होते हैं वो होते हैं तशरीह के। मफ़हूम का कोई भी नंबर नहीं होता। अगर आप मफ़हूम लिख दे तो बेहतरीन है। मफ़हूम की जो मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, दोनों अशार के मफ़हूम आपने इकट्ठा ही लिखना है और दोनों अशार के मफ़हूम की जो लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए वो 2 से 2.5 लाइनें होनी चाहिए। मतलब कि तीसरी लाइन पर भी आपने नहीं जाना, कोशिश करके 2 लाइनों में ही मफ़हूम जो सा ख़त्म हो जाए। जितना लंबा आप मफ़हूम लिखेंगे उतना ही मार्क्स जो से हैं वो नेगेटिव में जाएंगे, आपको मार्क्स कम मिलेंगे। उसके बाद तशरीह की बात करें तो तशरीह जो सी आपने दोनों शार की तशरीह इकट्ठी करनी है क्योंकि नज़म के जो शार होते हैं दोनों वो रेलिवेंट होते हैं। पहला शेर दूसरे शेर के साथ मिलता जुलता होता है तो हम इनकी तशरीह अलग अलग नहीं करते। बाकायदा तौर पर जब एग्जामिनर को पेपर चेक करने के लिए हदायत दी जाती हैं तो वो हदायत भी मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें भी एग्जामिनर को यही कहा गया है कि जो नज़म की तशरीह है वो इकट्ठी होनी चाहिए। इकट्ठी तशरीह के ऊपर बच्चे की हौसला अफजाई की जाए, उसको नंबर ज़्यादा दिए जाएँ। इंशाल्लाह वो जो सारी हदायत हैं वो भी आपको दिखाऊंगी और आपको पढ़ाऊंगी कि पेपर में जब चेक करने लगता है पेपर तो उनको कौन कौन सी हदायत दी जाती हैं पेपर को चेक करने के लिए, सेकेंड ईयर के उर्दू के पेपर को चेक करने के लिए। उसके बाद अगर हम बात करें नज़म के जो तशरीह है उसमें अपने हवालाजात के अशार लाजमी ऐड करने हैं। एक पेज में एक जो सा है हवालाजात के जो शेर है वो लाजमी ऐड करें। मैक्सिमम 2 शेर ऐड करें, बहुत ज़्यादा शेर जो से हैं वो ऐड ना करें। एक पेज की बात कर रही हूँ। तो अगर हम बात करें इसकी तशरीह की तो तशरीह 3 पेजों की होनी चाहिए मैक्सिमम। तो 3 पेजेस में हमारी एटलीस्ट 3 कोटेशंस ऐड होनी चाहिए। ठीक है, कोटेशन को ऐड करने का बेहतरीन तरीका ये वाला है, आप यहाँ पे बकौल शायर भी लिख सकते हैं जैसे कि मैं पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ। अगर आप बकौल शायर लिख देंगे तो 1 लाइन का इजाफा हो जाएगा, आपका पेपर जो सा जल्दी फिलअप हो जाएगा और टाइम मैनेजमेंट में ये टिप जो सी आपको हेल्प करेगी। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो वो है गज़ल के अशार। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें तो इनके जो टोटल मार्क्स होते हैं वो 10 होते हैं। 10 नंबर के जो सी है वो गज़ल की तशरीह होती है। 3 शेर आते हैं, तीनों के तीनों की हमने तशरीह करनी होती है। एक शेर की तशरीह 3 नंबर की होती है और 3 अशार की तशरीह 9 नंबर की हो गई और एक जो नाम होता है वो शायर के नाम का होता है। 1 नंबर जो होता है वो शायर के नाम का होता है। ठीक है, अगर आप शायर का नाम सही तरीके से लिख देते हैं या सिर्फ तखल्लुस भी लिख देते हैं तो फिर भी आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। बाकायदा तौर पे आपको जो हदायत हैं एग्जामिनर को जो दी जाती हैं पेपर चेक करने वाले को, और उसमें भी यही लिखा गया है कि जो तखल्लुस भी अगर बच्चे ने लिखा हो सही तरीके से तो फिर भी उसको नंबर दे दिए जाएँ। लेकिन आप कोशिश करें कि आप शायर का जो मुकम्मल नाम है वही लिखें। उसके बाद मफ़हूम की बात करें तो इसका जो मफ़हूम है इसकी तशरीह पहले नंबर पे बात करते हैं। तशरीह जो सी है तीनों अशार की अलग अलग लिखते हैं। बाकायदा तौर पे जो एग्जामिनर को हदायत दी जाती हैं उसमें यही कहा गया है कि जिस स्टूडेंट ने तशरीह गज़ल की हर शेर की अलग अलग लिखी हुई है उसकी जो सी है हौसला अफजाई की जाए। वजह यह है कि जो गज़ल का हर शेर है वो दूसरे शेर से रेलिवेंट नहीं होता, अलग होता है। हर शेर का जो मफ़हूम होता है वो अलग होता है, तो इसलिए दोनों की या तीनों की तशरीह इकट्ठी करना बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर आप इकट्ठी लिख देते हैं तो आपके जो नंबर हैं दूसरे स्टूडेंट्स की निस्बत आपको कम मिलेंगे। बाकायदा तौर पे इंशाल्लाह आपको वो हदायत पढ़ा भी दूंगी और आपको दिखा भी दूंगी, आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। तशरीह की बात करें तो गज़ल के जो एक शेर की तशरीह है वो मैक्सिमम 1.5 पेज तक होनी चाहिए एक शेर की तशरीह। ठीक है, 1.5 पेज से आपने ज़्यादा नहीं जाना, कोशिश करें कि 1 से 1.5 पेज तक ही रहें। इंशाल्लाह आपको
3 के 3 नंबर मिलेंगे। ये हो गई हमारे पास गज़ल की तशरीह। उसके बाद ये आना है आपको 15 नंबर का, तो इसमें 1 नंबर सबक के उन्वान का होना है, 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का होना है, 3 नंबर सियाक़ व सबाक़ के होने हैं। सियाक़ व सबाक़ की जो मैक्सिमम लेंथ है वो होनी चाहिए 8 से 12 लाइनों की। 12 लाइनों से आपने आगे नहीं जाना, 8 से 12 लाइनों तक की सियाक़ व सबाक़ की लेंथ होनी चाहिए। तो सियाक़ व सबाक़ लिखने का बेहतरीन तरीका ये है कि पहले आपने सियाक़ के बारे में एक पैराग्राफ लिखना है, फिर सबाक़ के बारे में लिखना है। सियाक़ क्या होता है? सियाक़ कहते हैं कि जो पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है उससे पहले क्या बताया गया है, और सबाक़ कहते हैं कि जो पैराग्राफ आपको तशरीह के लिए दिया गया है कहानी में उसके बाद कौन सी बात की गई है। तो आपने ऐसे एक ही पैराग्राफ में सियाक़ व सबाक़ को नहीं लिख देना, इस तरह आपको पूरे 3 में से 3 नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको ये कह रही हूँ। आपने क्या करना है, सियाक़ वाला पोर्शन अलग लिखना है, सबाक़ वाला अलग लिखना है। जैसा कि ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस बुक में भी आपको बताया गया है। ये देखें, तशरीह तलब अबारत से पहले मुसन्नफ़ बताता है कि इस तरह आपने 4 से 5 लाइनें जो सी आपने सियाक़ में लिख देनी है, और तशरीह तलब अबारत के बाद मुसन्नफ़ बताता है कि इसके बाद 4 से 5 लाइनें जो सी आपने वो उसमें सबाक़ में लिख देनी है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, इन्होंने भी यही कहा है कि 8 से 12 लाइनों तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, अगर स्टूडेंट बात करें कि अगर सबक का पहला ही पैराग्राफ आपको आ जाता है तशरीह के लिए, तो आप फिर उसका क्या होगा, आपने यहाँ पे लिखना है कि चूँकि ये पहला पैराग्राफ है सबक का, तो इसलिए इसका कोई भी सियाक नहीं। लेकिन अगर आखिरी पैराग्राफ आपको सबक का आ जाता था तो आपने ये वहाँ पे चीज़ ऐड करनी है। चूँकि ये आखिरी पैराग्राफ है सबक का, तो इसका कोई भी सबाक नहीं है, फिर कोई भी सबाक नहीं लिखेंगे। तो ये था बेस्ट मेथड जो सी है सबक की तशरीह करने का, इबारत की तशरीह करने का। आपने इसको लाजमी फ़ॉलो करना है। माखज़ का और सिनफ़ का कोई भी नंबर नहीं, अगर आप लिख दें तो अच्छी बात है, अगर आप ना लिखें तो फिर इसके कोई नंबर भी नहीं काटे जाते। लेकिन अगर आप लिखना चाह रहे हैं तो स्टूडेंट्स सही वाला लिखें, ये ना करें कि गलत लिख दें, गलती के नंबर काटे जाएंगे और ना लिखने के नंबर नहीं काटे जाएंगे। तो नंबर 4 है, वो है हमारे पास जो सा खुलासा है। ठीक है, खुलासा जो सा है हमारे पास, उसको मैं अगर आपको दिखाऊं उसकी प्रेजेंटेशन, तो उसमें हमने कोटेशंस को बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। वो आता है हमारे पास 10 नंबर का। अच्छा जी, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, पहले नंबर पे खुलासा दिखाती हूँ, फिर इसके बारे में। हाँ जी, ये है हमारे पास खुलासा। ठीक है, इसमें क्या होता है, 1 नंबर जो होता है मुसन्नफ़ के शायर का, मुसन्नफ़ के नाम का होता है। ठीक है, 1 नंबर मुसन्नफ़ के नाम का होता है, बाकी 9 नंबर जो होते हैं हमारे पास खुलासे के होते हैं। ठीक है, खुलासे की लेंथ कितनी होनी चाहिए? खुलासे की जो लेंथ है वो सबक का तिहाई हिस्सा होना चाहिए, मतलब कि तीसरा हिस्सा होना चाहिए। अगर आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि तीसरा हिस्सा कितना हो, तो आपने क्या करना है, खुलासा 2 से 2.5 पेजेस तक लेके जाना है, इससे आगे नहीं लेके जाना। 3 पेजेस नहीं करने, कोशिश करेंगे 2 पेजेस जो से हैं वो सिर्फ खुलासा हो, और आपको इंशाल्लाह पूरे नंबर मिलेंगे। इसमें आपने कोटेशंस बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी, सबक के खुलासे में कोटेशंस बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी। और इसके अलावा आपने जब खुलासा लिखते हो ना, तो एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो तरतीब से बात खुलासे वो कहानी में हो रही है, जिस तरतीब के साथ बात, आपने उसी तरतीब के साथ खुलासे में बात करनी है। बुक वाली वर्डिंग यूज़ नहीं करनी, आपने अल्फाज में अपने खुलासा पेश करना है। और बाकायदा तौर पे मुम्तहिन को भी यही कहा जाता है कि जिस बच्चे ने तरतीब का ध्यान रखा हो खुलासे में, इसके अलावा लेंथ 2 से 2.5 पेज तक लिखी हो, और इसके अलावा बुक वाली वर्डिंग यूज़ नहीं की हुई बल्कि अपने अल्फाज में उसको पेश किया है, तो उसकी हौसला अफजाई की जाए। इंशाल्लाह वो भी मैं आपको हदायत पढ़ा देती हूँ। ये मैं खुद से नहीं कह रही, ये बाकायदा जो मुम्तहिन है उसको ये हदायत दी जाती हैं पेपर चेक करने के लिए। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 की बात होगी, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, वो है नज़म का खुलासा। तो स्टूडेंट अगर हम बात करें नज़म के खुलासे की, तो वो ये है आपके सामने। नज़म का जो खुलासा है उसके होते हैं 5 नंबर, और 5 के 5 नंबर खुलासे के होते हैं। नज़म का जो खुलासा है उसकी जो लेंथ है वो 7 से 11 लाइन तक होनी चाहिए। आपने 11वीं से 12वीं लाइन पे नहीं जाना, 7 से 11 लाइनें होनी चाहिए। और इसके अलावा आपने जो नज़म का खुलासा है वो अपने अल्फाज में पेश करना है, कम्प्लेक्स होना चाहिए। मतलब ये कि इधर उधर की बातें आपने नहीं करनी, जो नज़म का मफहूम बन रहा है उसको शॉर्टकट लिख दें। 7 से 11 लाइनें होनी चाहिए, इससे आगे आपने नहीं जाना। और नज़म के खुलासे में मैक्सिमम 5 से 5 नंबर मिल जाते हैं। जी बिल्कुल, एग्जामिनर को ये भी हदायत दी जाती है कि आपने जिस बच्चे का खुलासा अच्छा हो, आप 5/5 नंबर भी दे सकते हैं। एक ही खुलासा आता है और आपने एक ही करना होता है। उसके बाद बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्वेश्चन नंबर 6 होता है खातियाँ आबिती का। चूँकि इस दफ़ा शॉर्ट सिलेबस में आबिती शामिल नहीं है तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगी। हम बात करेंगे खात की। खात पेपर में एक ही आएगा और आपने एक ही अटैम्प्ट करना होगा। खात के जो नंबर होते हैं वो 10 होते हैं, जिसमें से खात की जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ये है कि इम्तहानी मरकज़ लिखने का 1 नंबर होता है, सही तरीक़ लिखने का 1 नंबर होता है। डेट को आप 2 तरीक़ों से लिख सकते हैं, एक ये कि आप इस अंदाज से भी लिख सकते हैं, दूसरा आप
ये मैंने अपने हाथ पे भी लिखा हुआ है। आप इस तरह मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 24 आगे साथ में ये लाइन लगानी है, फिर मई, फिर ये महीना लिखना है, सॉरी साल लिखना है, और उसके बाद आपने ये हमज़ा लिखना है। तो ये है करेक्ट तरीका डेट लिखने का जिसके पूरे नंबर मिलते हैं। मतलब कि एक नंबर है तो एक का एक ही नंबर दिया जाएगा। एक नंबर हो गया इम्तिहानी मरकज़, मतलब कि कमरा इम्तिहान लिखने का। इम्तिहानी मरकज़ भी लिख सकते हैं, कमरा इम्तिहान भी लिख सकते हैं। यहाँ पे एक नंबर हो गया इस डेट को सही तरीके से लिखने का। एक नंबर हो गया हमारे पास अलकाब का, मतलब कि प्यारे, अगर अब्बा जान को हम खत लिख रहे हैं तो वहाँ पर लिखेंगे प्यारे अब्बा जान। अगर बहन को लिख रहे हैं तो प्यारी बहन जान, अगर अम्मी को लिख रहे हैं तो प्यारी अम्मी जान। इसके अलावा अगर हम मदीर को लिख रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे मोहतरम मदीर। उसके बाद लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी मार्क, और उसके बाद रोज़नामा, फिर जो सी न्यूज़ होगी, दुनिया है, जंग न्यूज़ है, जो भी है तो आप वो लिख देंगे। उसके बाद फिर एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाएंगे, तो एक नंबर हो गया इसका, ठीक है। 3 नंबर ये हो गए। चौथा नंबर हमारे पास होता है अदाब का, ठीक है, सलाम लेनी है, उसके बाद हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाना है। एक नंबर इसका हो गया। 4 नंबर ये हो गए। जो 5वां नंबर है वो हमारे पास होता है ये लास्ट पे, जो सा हमारे पास वस्सलाम और आपका मुखलस न्याज़मंद, या इसके बाद आपकी प्यारी बेटी या आपका प्यारा बेटा, ख़त के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पे लिखना होता है, और अलिफ बे जीम। एक नंबर इसका होता है। 5 नंबर ये हो गया। और 5 नंबर जो होते हैं वो सेंटर वाला पोर्शन ये वाला उसके होते हैं, ठीक है। तो ये होती है बोर्ड में ख़त की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सिमम जो नंबर बोर्ड में अभी तक ख़त में आए हैं वो 9 नंबर आए हैं। 10/10 नंबर किसी को भी नहीं दिए जाते। और अगर बात करें ख़त की लेंथ की, तो आपने ख़त की जो लेंथ है वो 2 पेजेस तक रखनी है। इसमें कोटेशंस आप ऐड कर सकते हैं, और अगर ना भी ऐड करें तो फिर भी ठीक है, लेकिन आप कोटेशंस ऐड करें तो अच्छी बात है, लेकिन रेलिवेंट होनी चाहिए। इधर उधर की कोटेशंस आपने ऐड नहीं करनी। क्वेश्चन नंबर 6 की भी बात होगी। उसके बाद आगे है बात क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि है हमारे पास मजमून। तो उसके बारे में आपको पूरी गाइडलाइन देती हूँ। मजमून की अगर हम बात करें तो वो पेपर में आता है हमारे पास 20 नंबर का। हाँ जी, मजमून की बात करें तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 7। 20 नंबर का आता है। 3 मजमून आने हैं, जिसमें से आपने एक अटैम्प्ट करना है। जो आपको सबसे अच्छे तरीके से आता होगा तो स्टूडेंट आपने वही अटैम्प्ट करना है। मजमून में मैक्सिमम नंबर 18-19 मिल जाते हैं, 19 नंबर भी मिल जाते हैं उन स्टूडेंट को जिन्होंने लेंथ 6 पेजेस तक एटलीस्ट की होती है। लेंथ आपने रखनी है 6 पेजेस से लेके मैक्सिमम 8 पेजेस तक। 8 पेजेस से आगे नहीं जाना। 6 पेजेस कर दें, 7 कर दें तो बेस्ट है, 8 भी कर दें तो ठीक है, लेकिन ये कि 6 पेजेस तो आपने लाजमी लिखने हैं। इसके बाद आपने इसके अंदर हवाला जात के शेर, अशार वगैरह, कोटेशंस वगैरह आपने लाजमी लिखनी है। और जो मेन चीज़ वो ये है कि आपने यहाँ पे जब आपने मजमून शुरू करना है तो शुरू में मजमून जिससे रिलेटेड है उसकी थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देनी है। जैसा कि ये देखिए, इत्तेहाद आलम इस्लाम से रिलेटेड है, तो शुरू में इत्तेहाद के बारे में थोड़ा सा बता के इत्तेहाद क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिख के उसके बाद आपने इसको मुकम्मल कंटिन्यू करना है। इसमें आप जो से हैं, अगर मिसाल के तौर पर आप सल्लम की सीरत के बारे में कोई आ जाता है मजमून, तो आप सल्लम के ज़िंदगी के वाक़यात वगैरह लाजमी लिखें, उसके नंबर ज़्यादा दिए जाते हैं। बाकायदा एग्जामिनर को यह हदायत की जाती है कि जिस बच्चे ने इस तरीके से लिखा हुआ है उसकी हौसला अफजाई की जाए। मजमून की लेंथ की भी बात हो गई। क्लोज़ आपने कैसे करना है मजमून को, ये नहीं करना कि बेतुके तरीके से क्लोज़ कर दें। बाकायदा जो सा है आपने एंड पे कोई ना कोई सजेशन दे के, मिसाल के तौर पर अगर इत्तेहाद की बात हुई है तो आपने एंड पे ये कहना है कि हमें चाहिए कि हम इत्तेहाद से रहें और मिलकर अपनी कौम की और मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करें। ये वो मतलब कि इस तरह की कोई हदायत वगैरह पे बात ख़त्म करनी है। जो सी क्लोजिंग है मजमून की वो अच्छी होनी चाहिए ताकि आपको पूरे मार्क्स मिल सके। तो स्टूडेंट ये थी उर्दू की मुकम्मल पेपर प्रेजेंटेशन। हर एक क्वेश्चन की मैंने लेंथ भी बता दी है, इसके अलावा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दी है, और आपको ये भी बता दिया है कि जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो उर्दू में 94 तक आप गेन कर सकते हैं। उसके लिए जो बेस्ट बुक है वो है शरह सरमाया उर्दू। ये बुक है आपके पास, शरह सरमाया उर्दू, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसको यूज़ करें। इसमें ढेर सारी कोटेशंस आपको मिल जाएंगी। ये कोई, मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रही बुक की, ये पर्सनली बहुत ही अच्छी बुक है। एक दफ़ा आप यूज़ करेंगे तो आप वाकई ही मुझे दुआएं देंगे। ये बहुत ही अच्छी बुक थी जो हमारे साथ शेयर की गई है, तो आप इसको ख़रीदें और इसको यूज़ करें। अल्हम्दुलिल्लाह इसी बुक को हम सब बहन भाइयों ने यूज़ किया है। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही यूज़ करा रही हूँ, और इसी बुक को यूज़ करके 90+ मार्क्स, इवन के 92, 94 तक मार्क्स भी गेन किए हैं मेरे स्टूडेंट्स ने, मेरे बहन भाइयों ने। तो ये देखें जी, पेपर पर्चा जांचने के लिए जो हदायत एग्जामिनर को दी जाती हैं वो इसके अंदर सारी मौजूद हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें, मैंने तो पढ़ लिया है और आपको उसके अकॉर्डिंग गाइडलाइन भी दे दी है। यहाँ भी ये देखिए, आपने लिखा हुआ है कि मुसल्लम का नाम या तखल्लुस भी लिखे तो पूरा नंबर मिलेगा। इसके अलावा जो खुलासा है ना वो सबक का 1/3 होगा। इसके अलावा आप इसको पूरा पढ़ लें। आप जो सा है, एक पेज ये है, और अगर हम बात करें यहाँ पे नज़म का अनुमान मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो तो नंबर दिया जाए। मतलब कि ये सारी जो सी गाइडलाइन है ये चेकर को दी जाती है कि आपने किस तरीके से बच्चे को मार्क्स देने हैं और किस चीज़ों पे मार्क्स नहीं देने। अच्छा, ये थी आज की वीडियो। बाकी जो हदायत हैं वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। एक तो हदायत वाला ये पेज है, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो दूसरा है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ, आपने इसको पढ़ लेना है। इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और आपकी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन जो सी है वो सॉल्व हो जाएगी।
दूसरा वाला ये पेज है। तो आपको मैं ये कहूँगी कि आप इस बुक को लाजमी ख़रीदें और इधर से तैयारी करें, इंशाल्लाह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन हो और या फिर कोई भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, एजुकेशन के हवाले से किसी भी मदद की ज़रूरत है, तो आप कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको फुल सपोर्ट करूँगी। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।